हाफ था, पाकिस्तान ने उसमें एक गोल की लीड ले ली। उस बॉल के अंदर जाने में और बॉल के निकलने में जो वक्त अंपायर विजयनाथन मलेशिया के थे, उनके जहन में ये लगा कि बॉल जो है इतनी जल्दी कैसे निकल आई। बॉल का उसमें निकलना और एकदम से वापस मैदान में पहुंच जाना, वो एक उनके लिए अचरज भरी बात थी। लेकिन उसके बाद के 17 मिनट थे, चंद और रूप सिंह साहब ने अपने दोनों भाइयों ने जूते उतार दिए, नंगे पैर खेलना शुरू किया। तो ध्यानचंद साहब ये बताते हैं कि जब 5वां या 6वां गोल भारत ने मारा जर्मन के ऊपर, तो हिटलर बैठा हुआ जो मैच देख रहा था, वो मैच छोड़ के किस वक्त बाहर चला गया, मैदान छोड़ गया। तो जापान में तोड़कर देखा गया कि इसके अंदर मैग्नेट तो नहीं है। उनकी हॉकी को दूसरी हॉकी से चेंज किया गया है। अच्छाई को हम अपनी नजर से जब देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ और जोड़ देते हैं। तो ये चीज, हॉकी का नाम आए हिंदुस्तान में और ध्यानचंद का नाम ना आए, ऐसा असंभव है। आज हमारे साथ हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि हिंदुस्तान में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनके नाम से परिचित है किताबों में, और इतिहास में जब भी हॉकी का नाम आता है, मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए उनका परिचय देना जरूरी है। आज हमारे साथ में अशोक ध्यानचंद जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 4 विश्व कप खेले हैं भारत के लिए हॉकी के। 75 में एक विश्व कप था, पाकिस्तान से आपका फाइनल मुकाबला था। एक गोल पर विवाद हुआ था, जो गोल आपने किया था वो क्या विवाद था और क्या किस्सा था वो? देखिए, हर मनुष्य के जीवन में या इंसान के जीवन में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कोई ना कोई जीवन में ऐसे काम करे जिसकी वजह से उसको लोग याद कर सके कि मैं भारत की टीम में खेल तो रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभर कर आऊँ कि जिसको लोग याद कर सकें और मैं अपने उस काम में कुछ कर सकूं। और वो मौका मुझे 1975 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट पाकिस्तान फाइनल का मैच था। कुआलालंपुर में हमारा तीसरा वर्ल्ड कप हो रहा था, और वो मैच के दौरान में जो पहला हाफ था, पाकिस्तान ने उसमें एक गोल की लीड ले ली थी। लीड ले ली, हमारी टीम का मनोबल गिरना शुरू हो गया। होता है ये अक्सर टीमों के साथ। और जब इंटरवल के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ तो कुछ नक्शा अलग से बदल गया था। लेट सुरजीत सिंह, हमारे फुल बैक, जो दुनिया के महान खिलाड़ियों में से थे, जो आज हमारे बीच में आज नहीं है, हमारी टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग थे वो। और उन्होंने उस फाइनल मैच में फर्स्ट हाफ के बाद पेनल्टी कॉर्नर से इक्वलाइजिंग गोल किया। वो जो इक्वलाइजर था वो टीम के लिए एक मनोबल बढ़ाने के लिए था। और हम सब, मैं, गोविंदा, पवार, फिलिप्स, हरचरण, अजीत पाल, वीरेंद्र सिंह और हमारे महेंद्र सिंह, असलम शेर खान एक बहुत बड़ा नाम, सुरजीत सिंह महान प्लेयर, गोलकीपर अशोक दीवान। तो ये टीम ऐसी थी जो ज़बान पर आज भी याद है। और मेरे ही ज़बान पे नहीं, बस उस दौर के जितने भी लोगों ने कमेंट्री सुनी, सरदार जसदेव सिंह जो जयपुर और राजस्थान को बिलोंग करते थे, तो वो चीज़ें याद हैं। तो वो मुझे भी याद है उस फाइनल गोल का, कि मुझे लॉन्ग कॉर्नर की हिट टॉप डी पर मुझे अजीत पाल, हमारे जो कैप्टन थे, उन्होंने रोका, उसको मुझे पास किया। छोटे से 5 गज के 2 गज के दायरे के अंदर मैंने 2 खिलाड़ियों को डॉस करा, पाकिस्तानियों को। और उसके बाद मैंने राइट आउट, हमारे फिलिप हुआ करते थे, आज भी मौजूद हैं, उनको मैंने बॉल पास करी। जब बॉल उनको मैंने पास करी तो उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़कर एक बॉल को मेरी तरफ ग्राउंडेड बॉल फेंक दी। ऐसी ग्राउंड बॉल फेंकी जो बिल्कुल सतही थी, ज़मीन के ऊपर आ रही थी। मैंने उस आती बॉल को हाथों के, जिसको हम कलाई की जोर कहते हैं, उन कलाई के जोर से उस बॉल को मैंने गोल के अंदर फ्लिक किया। और वो फ्लिक ऐसा था जैसे कहते हैं ना, एकदम से बिजली की गति से 4 गज की दूरी से गोल पोस्ट थी, वो गोल पोस्ट के ट्राइंगल पे अंदर के बोर्ड पे लगता है बॉल और बाहर निकल आता है। जैसे कैरम बोर्ड के हम कॉर्नर पे मारते हैं और स्ट्राइकर एकदम से बाहर निकलता है, इस तरह से वो बॉल निकल कर आई, कोई ऐसे एंगल पर लगी। वो उस बॉल के अंदर जाने में और बॉल के निकलने में जो वक्त अंपायर विजयनाथन मलेशिया के थे, उनके जहन में ये लगा कि बॉल जो है इतनी जल्दी कैसे निकल आई। हाँ, वो 1 सेकंड के भी कई बहुत छोटा हिस्सा बताया जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बॉल का उसमें निकलना और एकदम से वापस मैदान में पहुंच जाना, वो एक उनके लिए अचरज भरी बात थी। और उन्होंने विसिल करने में 1 या 2 सेकंड का टाइम लगाया। और वो 1-2 सेकंड का टाइम ही क्रूशल, या उसको कह सकते हैं ना, कंट्रोवर्शियल बन गया। तो
कुछ तो कुछ चीजें ऐसी होनी भी चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हो लेकिन अच्छी हो और हमारे फेवर में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एम्पायर ने उसको गोल अलाउड किया। जब गोल अलाउड किया तो आप समझ सकते हैं, मैं ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान उस गोल के ऊपर छलांग मारने लग गया था, जश्न मनाने लग गया था। लेकिन उसके बाद के 17 मिनट थे और वो 17 मिनट इतने क्रुशियल थे हमारी टीम के लिए, हमारे लिए, कि किस तरह पाकिस्तानी अटैक से अपने गोल को बचाएं। लेकिन हमारी टीम उस वक्त की बेस्ट टीम थी जिसने उस मैच को एक यादगार मैच बनाया। खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। वो 17 मिनट में अगर मैं कहूँ तो सिर्फ असलम शेर खान, सुरजीत सिंह, अजीत पाल, हम लोग कुछ अटैक कर रहे थे लेकिन उनका अटैक हमारे ऊपर ज़्यादा होने लग गया था। और सबसे बढ़कर अशोक दीवान जो गोलकीपर थे, जिनका जिक्र करना ज़रूरी है इन मौक़ों पर जब गोलकीपर की हम बात करते हैं, तो अशोक दीवान ने एक दीवार की तरह पाकिस्तान की टीम के खिलाफ खड़े होकर उस मैच को बिल्कुल से एक भी गोल नहीं होने दिया। और जब वो फाइनल हूटर बजता है और जसदेव सिंह साहब की आवाज़ आती है और भारत 2-1 से पाकिस्तान से जीत गया, ये लफ्ज़ आज भी कहीं ना कहीं सुनाई दे जाते हैं। कब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, अपने पुराने टीवी का रिकॉर्ड देखते हैं, तो ये आवाज़ जब सुनाई देती है तो एक अजब सी अनुभूति होती है। अशोक जी, आपके पिताजी हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के तानाशाह हिटलर ने उनको ऑफर दिया था कि भाई आप जर्मनी आ जाओ, हम आपको कुछ बना देंगे। क्या ऐसा कोई वाक्य था? कभी आपके पिताजी ने आपको बताया हो कि मुझे ये ऑफर आया था? देखिए, मैं समझता हूँ कि उस दौर में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट करीब 88-87 साल हो गए इस बात को, उस फाइनल मैच को। और ध्यानचंद हिटलर से मिलने वाले शायद मेरे लिहाज से पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने हिटलर से बात की होगी, उनसे मिले हैं और हिटलर ने उनका मैच देखा होगा। और मैच देखा है, होगा नहीं, मैच देखा है। और मैच जब देख रहे थे और भारत की टीम इंटरवल तक सिर्फ एक गोल से लीड कर रही थी, तब तक हिटलर वहां बैठे मैच देखते रहे, इस आशा से कि जर्मन की टीम भारत की टीम को वो गोल बराबर करेगी, उसके बाद जर्मन की टीम इंडिया की टीम से लीड ले लेगी। और सेकेंड हाफ होते ही जो ग्राउंड स्लिपरी था, जिस पर हम भारतीय इक्विपमेंट, हमारी टीम तो अपने अपने तरीके से जाती थी, कोई सरकारी सहायता या मिनिस्ट्री या भारत सरकार उसमें उस वक्त मौजूद नहीं थी, अंग्रेजों का अधीन थे, हम गुलाम थे। लेकिन वो गुलाम की टीम नहीं थी, वो भारतीय हॉकी टीम थी जिसका नाम भारतीय हॉकी दल रखा गया था। उसमें खेलने गई और इंटरवल के बाद ध्यानचंद ने और रूप सिंह साहब ने अपने दोनों भाइयों ने जूते उतार दिए, नंगे पैर खेलना शुरू किया उस ग्राउंड पे जहाँ पे ग्राउंड गीली थी। और वो अगले 35 मिनट में 7 गोल जर्मन के ऊपर, पहले हाफ में 1 गोल और सेकेंड हाफ में 7 गोल। और बाबूजी ध्यानचंद साहब ये बताते हैं कि जब 5वां या 6वां गोल भारत ने मारा जर्मन के ऊपर, तो हिटलर बैठा हुआ जो मैच देख रहा था, वो मैच छोड़ के किस वक्त बाहर चला गया, मैदान छोड़ गया। तो इससे बढ़कर हार उस व्यक्ति के लिए जो एक तानाशाह के रूप में दुनिया के अंदर प्रसिद्ध था और आज भी प्रसिद्ध है, तानाशाह का नाम लेते तो हिटलर का नाम आता है। तो ये सब चीजें ऐसी रही उनकी जिंदगी में ध्यानचंद को, तो इम्प्रेस हुआ हिटलर। उन्होंने शाम के वक्त डिनर का आयोजन था, वहां पर खाने पर जब बुलाया तो ध्यानचंद से मिले और उनको कहा, अरे तुम इंडियन आर्मी में क्या हो? जो बातें हो रही थी, इंटरप्रिटेशन चल रहा था, ध्यानचंद अपने यूनिफॉर्म में थे, इंडियन यूनिफॉर्म में। तो उन्होंने कहा, मैं एक लैंस नायक हूँ, मैं लैंस नायक खाली हूँ, और तुम लैंस नायक हो, ये तो बहुत छोटी सी रैंक है, तुम मेरे देश में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। तो इस तरह का ऑफर दिया। तो ध्यानचंद ने बड़े पोलाइटली, एक सैनिक थे वो, तानाशाह वो भी आर्मी का था, तो उन्होंने उससे कहा कि नहीं, मैं अपने देश में रहकर भारत की हॉकी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, देश सेवा मैं वहीं करूंगा अपनी। तो ये लफ्ज़ कह के वापस आ गए। तो वो ऑफर को ठुकरा दिया उन्होंने, उस बात को कि वो जर्मन में जाएं और उसमें जो भी उस वक्त वो जर्मन टॉप था उस जमाने में, क्या उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर थी। एक सवाल सर ये भी आता है कि कई बार मेजर ध्यानचंद की हॉकी तोड़ दी जाती थी खेल के ग्राउंड में। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस व्यक्ति को पहले ओलंपिक के अंदर ही 1928 में अखबार ने, पेपर ही उस वक्त सबसे बड़ा मीडिया था दुनिया के अंदर, उस पेपरों के अंदर हॉकी जादूगर, हॉकी मैजिशियन की संज्ञा दे दी गई हो 1928 में,
तो व्यक्ति के बारे में आप कितनी किंवदंतियां बनी हैं हम भी नहीं जानते। जिससे बात करो, आपके पिता रहे हैं, आपसे सारी हम बात भी नहीं शेयर हुई जानते। होंगी, नहीं, तो नहीं। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि इन बातों में कितनी सत्यता है, और सत्यता है तो किस कदर है ये जो जब मैंने हॉकी जादूगर का नाम ले लिया तो वो अपने आप बात सिद्ध हो जाती है। किस तरह की बातें चर्चाएं जो हुई हैं वो हुई हैं कि उनकी हॉकी को बदला गया है, जापान में तोड़कर देखा गया कि इसके अंदर मैग्नेट तो नहीं है, उनकी हॉकी को दूसरी हॉकी से चेंज किया गया है। तो इस तरह की हॉकी की उसमें जादूगर ही क्या है, जो उनका बॉल कंट्रोल था, बॉल का जो मूवमेंट था, बॉल के साथ जो उनका बॉल प्ले था, एक्यूरेसी थी, बॉल के साथ उनकी स्पीड थी, उनकी गोल करने की क्षमताएं ऐसी थी जो अजब थी, अजब जिसको कह सकते हैं। तो वो चीज लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय बनती थी कि एक अकेला आदमी या टीम का प्लेयर ऐसा कैसे खेल रहा है इस गेम को, जिसके पास इतना कंट्रोल हो, जितने डॉज, अगर किसी को डॉज मारना है तो बॉल ऐसे लगती थी चिपक के चल रही हो। तो ये सब चीजें बिल्कुल सही हुई हैं। और ये कहते हैं ना, अच्छाई को हम अपनी नजर से जब देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ और जोड़ देते हैं। तो ये चीजें आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी बढ़ती चली गई। अशोक जी, आप भी हॉकी के प्लेयर रहे हैं, बड़े प्लेयर रहे हैं, वर्ल्ड कप तक खेला आपने, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे हैं, जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि मेजर ध्यानचंद में वो कौन सी बात थी? उनका समर्पण था खेल के प्रति, या भगवान? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास गॉड गिफ्टेड जो चीजें हमारे वश में नहीं होती, हम उनको गॉड गिफ्टेड बोल देते हैं कि ईश्वर की प्रदत्त कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी हमारे पास है, या फिर उनका जो डेडिकेशन था खेल के प्रति वो ज्यादा था। आप क्या मानते हैं इसमें कि भगवान का दिया हुआ कुछ एक्स्ट्रा था उनके पास में, या उनकी मेहनत और लगन थी जिससे वो जादूगर बने और आप नहीं बन पाए? आज भी अक्सर मौकों पे आपको याद किया जाता होगा कि मेजर ध्यानचंद जी के बेटे, तो उनमें कौन सी क्वालिटी थी? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। नई जो पीढ़ी है वो जानना चाह रही है कि एक हॉकी के प्लेयर खुद बताएं। अब आपने उनके साथ मुझे कंपेयर कर दिया, मैं इस बात को कैसे कहूं कि मैं उनसे बेहतर, या दुनिया में दूसरा खिलाड़ी कोई बेहतर हो सकता है? जिस इंसान के उनमें ऐसा क्या बेहतर मैं था? वहीं आ रहा हूँ 1000 गोल जिनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के अंदर, 1000 गोल, और 500 गोल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर जिस व्यक्ति के हों, जिसने अपनी साधना अकेले मैदान के ऊपर बिना किसी सहायता के, और एक ऐसे अपने सूबेदार मेजर जो उनके इंचार्ज हुआ करते थे आर्मी के अंदर, आज भी इंचार्ज होते हैं सूबेदार मेजर, जो रंग रूटों को, जवानों को आगे बढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं। उन सूबेदार मेजर का एक लाइन ध्यान सिंह के बारे में कि ध्यान सिंह, अगर तुम बॉल को पास करना शुरू कर दो, तुम बहुत अच्छे ड्रिबलर हो, तुम्हारी बॉल कंट्रोल अच्छा है, लेकिन ये अकेले का खेल नहीं है, ये 11 लोगों का खेल है, और 11 खिलाड़ी जब मिलकर खेलते हैं तब टीम जीतती है, और तुम्हारी टीम तब जब जीतेगी तो इसका बहुत नाम होगा और तुम एक अलग पहचान लिए हुए खिलाड़ी बनोगे। तो अब इस लाइन को आप कह सकते हो कि किसी भगवान के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ध्यानचंद के दिमाग में बात को बिठाना, और ध्यानचंद का उस बात को मानना कि मुझे अकेले नहीं खेलना है, ड्रिबलिंग नहीं करनी है, जब मौके आएंगे तब मैं ड्रिबलिंग करूंगा, अन्यथा इसको मैं टीम के रूप में लेकर खेलूंगा। और उसको उन्होंने ताउम्र निभाया, और मरते दम तक इस बात को लेके कहते रहे कि ये टीम गेम है, इसको टीम की तरह खेलो, जितना पास करोगे, जितना इसको बॉल को अच्छे खिलाड़ी को अच्छे पोजीशन पर दोगे, आपकी उतनी अच्छी ओपनिंग बनेगी, उतनी अच्छी आपकी टीम गोल कर सकती है। तो आप इस बात को लेके चलें। और जो आपने कहा, ऐसी भगवान के द्वारा भेजे गए लोग होते हैं, अगर भगवान के द्वारा भेजे गए लोग ना होते तो सूबेदार मेजर की बात उनके दिमाग में नहीं आती शायद, और वो बात दिमाग में नहीं आती तो ध्यान सिंह ध्यानचंद बनते ही नहीं। अब एक अहम सवाल सर, की क्रिकेट की पूजा होती है हिंदुस्तान में। आप किसी भी घर में चले जाइए, क्रिकेट का कोई ना कोई इक्विपमेंट आपको मिल जाएगा। किसी के घर पे आपको दस्ताने मिल जाएंगे, किसी के घर पे ग्लव्स मिल जाएंगे, किसी के घर पे बैट मिल जाएगा, किसी के घर पे पैड मिल जाएंगे। हर घर की यही कहानी है गांव में। हॉकी के बारे में ऐसा जुनून क्यों नहीं है? और इसमें सरकारों की कमी रही है, या फिर जो खिलाड़ी हैं इसकी जो तकनीक है वो समझने में लोगों को दिक्कतें आती हैं? नहीं, आप ये सवाल आपने, छोटे सवाल को आप बड़ा बना रहे हैं। अगर आप क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं उसके इतने आज के दौर में, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक दौर होता है, इसमें कोई दो राह ही नहीं कि आज हमारा क्रिकेट का ज़माना है, क्रिकेट के खिलाड़ियों को ज़्यादा जाना पहचाना जा रहा है।
अब आप ध्यानचंद की और ध्यान सिंह की जो बात कर रहे हैं वो दौर था सिर्फ ध्यानचंद का और हॉकी का। अगर आप तो 1925 से लेके और 1980 तक और 85 तक बात करेंगे तो सिर्फ हॉकी थी, क्रिकेट नहीं था। हिस्ट्री उठा तो लीजिएगा। ये बदलते हुए दौर की निशानी है। ये आज दौर बदला है, इसमें कोई शक नहीं। दौर बदलने का जो है वो है एस्ट्रो टर्फ। 1976 ओलंपिक के अंदर जब इस टर्फ को, हमारी ग्राउंडों को हटा के, देसी ग्राउंड जो हमारी खेलने वाली थी, हमारे उन मैदानों को जो स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी खेलते थे, उनको हटा दिया, उसकी जगह एस्ट्रो टर्फ लगाना शुरू किया। तब इस खेल के अंदर, क्योंकि बिना एस्ट्रो टर्फ के हॉकी नहीं खेली जा सकती आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छी हॉकी नहीं खेलेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, आपके फैन नहीं बनेंगे, आपके प्रशंसक नहीं बनेंगे, तो उस खेल में इजाफा कैसे होगा। आज क्रिकेट में हर खिलाड़ी के फैन हैं, उनका एक समर्थक। तो आपका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई दूसरा मेजर ध्यानचंद जब इस धरती पे आएगा, दूसरा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके समकक्ष या उनसे बेहतर कोई हॉकी का प्लेयर आएगा तो लोगों में और युवाओं में खेलने का क्रेज बढ़ेगा। और तब बनता है जब हम कोई टूर्नामेंट जीतते हैं। देखिए, हॉकी के अंदर टेस्ट मैच हर रोज नहीं होते हैं, आप इस बात पे तो मानोगे जी। जैसे क्रिकेट में होते हैं। आईपीएल तो हो ही रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद निकलेंगे तो किसी टीम के साथ इनका टेस्ट मैच शुरू हो जाएंगे। तो टेस्ट मैच इनके लिए वो ओलंपिक के मैच है, या ओलंपिक के या वर्ल्ड कप के उसके। हम लोगों के 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप आता है, 4 साल में एक बार ओलंपिक आता है, 4 साल में एक बार एशिया कप आता है, 4 साल में एशियाड आते हैं। उनमें मेडलों में बात करें क्रिकेट की या हॉकी की, तो आप भारत के उस सम्मान को जो देश के लिए मेडल के रूप में हॉकी खिलाड़ियों ने दिया है, वो 8 गोल्ड मेडल जो है दुनिया में अभी तक किसी टीम ने हासिल नहीं किए, जो भारत ने हासिल किए हैं। उस बात का मुझे क्या, सभी खिलाड़ियों को, देश के उन सभी खेलों के जानकारों को फक्र है इस बात का कि भारत की हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक के दिए हैं, जिसके लिए ओलंपिक तरसते कि हमको इसमें इंक्लूड करो ओलंपिक के अंदर। अलग बात है, ये प्रोफेशनल गेम हो गया, पैसा बहुत ज़्यादा, चमक दमक बहुत अच्छी है, खिलाड़ियों की देख रेख अच्छी है, खिलाड़ी इसके अंदर बेहतर निकलते हैं। लेकिन हॉकी एक खेल ऐसा रहा जो हमारे जनमानस के साथ जुड़ा है, और जनमानस ऐसा जुड़ा है जो हॉकी को आज भी नहीं भूलते। उसका एग्जाम्पल, उदाहरण मैं अभी आपको देता हूं। अगर आपको याद हो 2021 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साहब ने अपने घर में ब्रेकफास्ट के लिए टीम के खिलाड़ियों को बुलाया था, सभी खिलाड़ियों को बुलाया था, और उसमें एक लाइन कही उन्होंने जिसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि हम दुनिया में कोई से भी मेडल जीत लें, लेकिन जब तक हॉकी में मेडल नहीं मिलता तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश कोई मेडल जीता नहीं है। तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। ये थे हमारे साथ में अशोक ध्यानचंद जी। अर्जुन अवार्ड मिला 74 में अर्जुन अवार्ड मिला था, और हॉकी के प्रति आज भी समर्पित हैं। देश दुनिया के चक्कर लगाते रहते हैं सिर्फ हॉकी को प्रमोट करने के लिए। आज भी गर्ल्स की टीमों को देखने के लिए मैं अलवर में आया हूँ, अलवर जैसे शहर में, जहाँ मैं आज से बरसों साल पहले आया था, करीब 68 में पहली बार आया था ऑल इंडिया खेलने। लेकिन जुड़ाव है मेरा, वो खेल से जुड़ाव है, और जहाँ जहाँ खेल होता है, हॉकी खेल होता है, बच्चे खेलते हैं, तो मैं जाके एक सिर्फ इतना सा काम करता हूँ कि कुछ 2 लफ्ज कह के, जैसे सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने ध्यानचंद को कहे थे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे उन लफ्ज़ों का असर कहीं इन बच्चों के ऊपर हो जाए, और वो भी ध्यानचंद सरीके, रूप सिंह सरीके, बलबीर सिंह जैसे, क्लाउडिया साहब जैसे खिलाड़ी बने और देश का नाम ऊपर करें। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।